हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, आप सबका एडमिट कार्ड आ गया होगा, आपने अपने सेंटर देख लिए होंगे। अब आपके लिए बचा है मात्र 10 दिन। इस 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, पहले 2 मिनट में इसकी बात कर लेता हूँ। जो 10 दिन आपके लिए बच रहे हैं, इन 10 दिनों में आप जो पहले से पढ़ रखे हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी तो वो होनी चाहिए कि उस सेक्शन को आप रिवाइज़ करें और वहाँ से आपकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इस 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व करिए और इसीलिए अब मैं आपके लिए करा रहा हूँ फुल लेंथ टेस्ट। और दोस्तों, इस क्रम में ये हमारा पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा। ये महात्मा गांधी का पहला फुल लेंथ टेस्ट। दोस्तों, इसी तरीके से अब हम डेली आपको फुल लेंथ टेस्ट कराएंगे क्योंकि वैसे भी मेरे यूनिट वाइज टेस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली मैं टारगेट ये कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए डेली एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज में लाऊं और इन 10 दिनों में हम मिनिमम 20 एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊं। इसके लिए जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के तो 10 टेस्ट है ही हैं, इन 10 टेस्ट को कराऊंगा और रिमेनिंग जो 10 टेस्ट होंगे वो चेतन मीना या आप लोग जो जिस इंस्टीट्यूट का मुझे रिकमेंड करेंगे उस इंस्टीट्यूट का 10 टेस्ट सीरीज और कराएं। तो मेरा टारगेट 20 का रहेगा और इस तरीके से हम इन 10 दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सारी यूनिट होंगी उससे को मिला के एटलीस्ट 2000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। साथ ही इसके अलावा आप अलग से भी प्रैक्टिस करते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक के 16 संस्कारों का शास्त्रीय विधि से प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन है धर्म सूत्र, याज्ञवल्क्य, गृह सूत्र, मनुस्मृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गृह सूत्र में। जो है गृह या गृहम सूत्र जो है, इसमें गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक के 16 संस्कारों का शास्त्रीय विधि से क्लासिकल मैनर्स प्रतिपादन किया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गृह सूत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। किस स्मृति ग्रंथ में स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है? तो किस जो स्मृति ग्रंथ है उसमें महिलाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की गई है? तो याज्ञवल्क्य, विष्णु स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है वो नियोग प्रथा को मानता है। नियोग प्रथा ही क्या है? पुनर्विवाह है, तो उसको मानता है और पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान करता है। तो पुनर्विवाह की अनुमति किसमें दिया गया है? तो नारद स्मृति में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। प्रज्ञा पारमिता पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? तो दोस्तों, प्रज्ञा पारमिता जो पुस्तक है वो किस शाखा की है? वो हीनयान, कालचक्रयान, महायान, वज्रयान। दोस्तों, ये महायान की है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नागार्जुन। नागार्जुन की यह पुस्तक है और इस पुस्तक में शून्यवाद को उन्होंने शून्यवाद को प्रमोट कर रहे हैं। शून्यवाद की क्या कर रहे हैं? शून्यवाद पर फोकस कर रहे हैं। तो प्रज्ञा पारमिता किसकी पुस्तक है? महायान की पुस्तक है और इसके लेखक नागार्जुन जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? किसका वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र, वासुदेव, गौतमीपुत्र शातकर्णी, खारवेल। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गौतमीपुत्र शातकर्णी जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि ये अलग होती हुई जो वर्ण व्यवस्था थी, क्या क्या थी वर्ण व्यवस्था? जिसमें चतुर्वर्ण की बात कर चातुर्य इसको क्या बोलते हैं? चातुर्य वर्ण की बात की गई है। चातुर्य वर्ण की बात की गई है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी व्यवस्था को क्या करता है? पुनर्स्थापित करता है। कौन? गौतमीपुत्र शातकर्णी जो है ये पुनर्स्थापित करता है और वर्ण, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, जो महत्तर और पट्टिकिल है वो किसके लिए हुए हैं? सैन्य अधिकारी के लिए, ग्राम मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए। तो किसके? ग्राम मुखिया के लिए। ग्राम मुखिया के लिए क्या शब्द उपयोग किए गए हैं? तो महत्तर और पट्टिकल ये ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है मध्यकालीन भारत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। चोल कला में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवता की आकृति प्राप्त है? अष्टभुज, चतुर्भुज, खडभुज, द्विभुज। जो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा है उसमें चतुर्भुज है। किसमें कैसी है? उसमें चतुर्भुज है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्भुज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
एक सुमेलित नहीं, कौन सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, बिल्कुल सही। राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक है वो कौन है, वो तुलसीराम है। और आत्मी सभा के कौन संस्थापक है, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, आत्मी सभा की स्थापना की थी। और आत्मी सभा की स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1815 ईस्वी में किया था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास और प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन के 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। ये सदस्य कौन थे, तो विश्वविद्यालय आयोग जो गठन हुआ, तो कब गठन हुआ, तो 1902 में। कब गठन हुआ विश्वविद्यालय आयोग, 1902 में ये गठित होता है। और सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को सम्मिलित करके भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ये किसने कहा था, तो ये भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई, तो माउंटबेटन योजना की घोषणा सरकारी तौर पर कब हुई, 3 जून 1947 को हुई। 3 जून 1947 को ये घोषणा होती है। क्वेश्चन नंबर 11। परमार वंश की किस शासक द्वारा अपनी राजधानी उज्जैनी से धार नगरी स्थानांतरित की गई, तो भोज प्रथम, हर्ष, सिंधुराज, इनमें से कोई नहीं। राजा भोज थे, कौन थे, भोज प्रथम थे, जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी से धार नगरी स्थानांतरित की। तो कौन से राजा, परमार वंश के कौन से राजा ने अपनी राजधानी उज्जैनी से धार नगरी शिफ्ट की, तो राजा भोज हो गए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें से स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से असत्य कथन को हमको पिक करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जंगल सत्याग्रह के दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से एक शाखा सागर में स्थापित की गई। मंडला के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गिरजा शंकर अग्निहोत्री ने किया था। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस 18 जून 1923 में मनाया गया था। और इसमें ऑप्शन में हमको देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। तो एक बार फिर से हम स्टेटमेंट देखते हैं। जंगल सत्याग्रह के दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से एक शाखा सागर में स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही, सागर में एक शाखा स्थापित थी, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट, जो मंडला का जंगल सत्याग्रह था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, गिरजा शंकर अग्निहोत्री कर रहे थे, ये भी बिल्कुल सही। और मध्य प्रदेश में झंडा दिवस 18 जून 1923 को मनाया जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें हमको जोड़ी का मिलान करना है और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो प्रस्तर शिल्प, जो प्रस्तर शिल्प है कहाँ के लिए फेमस है, तो प्रस्तर शिल्प मंदसौर और रतलाम के लिए फेमस है। कहाँ के लिए, मंदसौर और रतलाम में प्रस्तर शिल्प फेमस है। दूसरा देखते हैं, सुपारी शिल्प कहाँ है, तो रीवा गोविंदगढ़ क्षेत्र में सुपारी शिल्प हमको देखने को मिल जाता है। कंघी शिल्प कहाँ है, तो ये उज्जैन और रतलाम, कंघी कहाँ, उज्जैन और रतलाम के क्षेत्र में हमको कंघी शिल्प देखने को मिलता है। नेक्स्ट, पत्ता शिल्प, ये मंडला और ढिंडोरी, यहाँ पे पत्ता शिल्प देखने को मिलता है। इस तरीके से एक बार हम और रिवाइज करते हैं। प्रस्तर के लिए प्रस्तर क्राफ्ट है उसके लिए मंदसौर और रतलाम। सुपारी शिल्प के लिए हम क्या देखते हैं, सुपारी के लिए रीवा गोविंदगढ़, कंघी के लिए उज्जैन रतलाम, और जो पत्ता शिल्प है उसके लिए मंडला डिडोरी। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन A4 B1 C2 D3 सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूपा तुमा पद्धति का संबंध किस जनजाति से है, सुपा तुमा पद्धति का संबंध किस जनजाति से है, तो ऑप्शन है बैगा, गोंड, कोरकू, भील। सही जवाब हो जाएगा बैगा जनजाति से इसका संबंध है। और बैगा जनजाति में जादू की जितनी पद्धति प्रचलित है उसमें से सुपा तुमा पद्धति सर्वाधिक महत्व प्राप्त करती है। तो क्या है, ये जादू की जो जादू टोने होते हैं उसकी क्या है, पद्धति है, उसकी पद्धति है सुपतुमा पद्धति। और किससे संबंधित है, बैगा से संबंधित है। नेक्स्ट, गुरु बाल मुकुंद जी का संबंध किस नाट्य शैली से है, तो गुरु बाल मुकुंद जी का संबंध किससे है, माच, भावाई, राई सॉन्ग, गम्मत। तो इनका संबंध माच नाट्य से है। और ये मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय नाट्य भी है, जैसा आप लोगों को पता है। और ये इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध है मालवा से। मालवा का माच कहाँ का है, लोकनाट्य, तो मालवा का है। अब बाल मुकुंद जी इसी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16। ऐतिहासिक स्थल खूनी भंडारा का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों खूनी भंडारा का निर्माण किसने कराया था, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फैजल, मुल्ला दो प्याजा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने खूनी भंडारा का निर्माण कराया था। और यह स्थल कहाँ है,
ये स्थल कहाँ है? तो ये बुरहानपुर में हमको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे है? ये बुरहानपुर में हमको देखने को मिल जाता है, खूनी भंडारा। और इसका निर्माण अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलना है, इसमें हमको असत्य कथन का चयन करना है। संत सिंगा जी सूरदास के समकालीन थे। घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। बिल्कुल, घाघ कौन कहाँ के थे? ये अकबर के समकालीन थे। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है। बिल्कुल सही, केशवदास किसके हैं? रीति काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है इनको। और हरिशंकर परसाई को मुख्यतः व्यंग्य विधा के लिए जाना जाता है, आप जानते ही हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होते हैं। और यहाँ पे कहा गया संत सिंगा जी का संबंध किसके समकालीन है? तो संत सिंगा जी सूरदास के समकालीन ना होके कबीर जी के समकालीन है। किसके? कबीर जी के समकालीन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आदिवासी शोध संचार केंद्र, आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, आदिवासी जो शोध संचार केंद्र है वो कहाँ पे है? तो झाबुआ में है, झाबुआ में है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि आदिवासी शोध संचार कहाँ पे है? ये झाबुआ पे है, झाबुआ में स्थित है, झाबुआ में स्थित है। तो इस प्रश्न में अलीराजपुर, इंदौर, धार में इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खजुराहो के मंदिरों को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 1। तो खजुराहो के मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसमें से एक को क्या कहा गया है? दक्षिण समूह कहा गया है। दूसरे को कहा गया है पूर्वी समूह, पूर्वी पूर्वी समूह। और तीसरा कौन सा है? पश्चिमी समूह, पश्चिमी समूह। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो खजुराहो को मंदिर है उसको भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, दक्षिण समूह, पूर्वी समूह और पश्चिमी समूह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? शिवमंगल सिंह सुमन, जुगल किशोर, जयप्रकाश नारायण, हरिशंकर परसाई। तो वसुधा नामक पुस्तक का, वसुधा किसका है? किसकी मासिक पत्रिका है? वसुधा एक मासिक पत्रिका है, ध्यान रखना है। और किसकी है? ये है हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई ने 2 पत्रिका लिखा था। एक तो हो गई वसुधा जो प्रश्न में पूछा हुआ है, और दूसरा कौन सी है? दूसरा है प्रहरी। वसुधा और प्रहरी जो है साहित्यिक मासिक पत्रिका था, इसका प्रकाशन हरिशंकर परसाई द्वारा किया गया। और हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ होता है? होशंगाबाद में होता है, होशंगाबाद में होता है। और होशंगाबाद में कब? 1924 में, 1924 में इनका जन्म होता है। इनकी पत्रिका थी वसुधा और प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। लैमाटोल पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो लैमाटोल कहाँ पे स्थित है? तो लैमाटोल मणिपुर में स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लैमाटोल की पहाड़ियां कहाँ पे है? लैमाटोल मणिपुर में है, मणिपुर में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। युग्म में से सही युग्म का चयन करना है। कलिवेरी झील, खजियार झील, खिचे उपल्टी झील, साभर झील। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खजियार कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। खजियार कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। अब और को देखते हैं, कलिवेली कहाँ पे है? तो कलिवेली हमको देखने को मिल जाती तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा है? कलिवेली है। और खिचेओ पल्टी कहाँ पे है? ये सिक्किम में। खिचेओ पल्टी कहाँ पे है? सिक्किम में है। सिक्किम में खिचुआ पलटी। और साबर कहाँ पे है? साबर झील आपको पता ही होगा कहाँ पे? राजस्थान पे है। राजस्थान, साबर झील राजस्थान पे है। कलिवेली कहाँ है? तमिलनाडु पे है। खिचियो पलटी कहाँ है? सिक्किम में है। और साबर राजस्थान में है। और इसमें सही युग्म कौन सा है? इसमें इस प्रश्न का सही युग्म है ऑप्शन बी, खजियार। खजियार कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ये बहुत अच्छा टूरिस्टिक प्लेस भी है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण में हमको नदियों को क्रम में लगाना है। तो सबसे उत्तर में कौन सी हो जाएगी? सबसे उत्तर में होगी श्योक। श्योक के बाद कौन सी होगी? श्योक के बाद होगी जासकर। सबसे उत्तर में श्योक, उसके बाद जासकर, फिर देन स्पीति, और उसके सबसे साउथ में क्या हो जाएगी? सतलुज हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, श्योक, जासकर, स्पीति और सतलुज। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान देना है हमको। एल नीनो का अर्थ चाइल्ड क्राइस्ट है। हाँ बिल्कुल सही, एल नीनो का जो अर्थ है क्या है? चाइल्ड क्राइस्ट है। ये एक गर्भ महासागरीय धारा है जो आमतौर पर दिसंबर में पेरू के तट के साथ दिखाई देती है। बिल्कुल सही, एक ऐसी धारा है, तो इसको ध्यान रखना है, एक गर्भ महासागरीय धारा है। और ये कहाँ पे? दिसंबर में पेरू के तट के साथ दिखाई पड़ती है। और तीसरा ऑप्शन है, भारतीय मानसून भी एल नीनो से प्रभावित होता है। बिल्कुल, भारतीय मानसून एल नीनो से प्रभावित होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तीनों स्टेटमेंट सही होता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। मुरी जाना जाता है, मुरी जो है जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए, अल्कोहल के लिए, एल्यूमिना के लिए, स्पंज लौह प्लांट के लिए। जो जो दोस्तों मुरी है वो एल्यूमिना प्लांट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिना प्लांट के लिए जाता है। और मुरी है कहाँ? तो मुरी हमको मिल जाता है रांची, रांची झारखंड। रांची कहाँ पे? रांची झारखंड, झारखंड में हमको मूली मिलता है। और ये स्वर्ण रेखा के नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पे मूली स्थित है, एल्यूमिना प्लांट के लिए जाना जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उड़ान। उड़ान क्या है? एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। क्या है? एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो उड़ान है वो कहाँ पे है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है। उड़ान कहाँ पे है? गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद, बेंगलुरु, लातूर, चेन्नई। तो पहला जो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है उसकी स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई। कहाँ की गई है? लातूर महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, लातूर महाराष्ट्र। चक्रवात मिचोंग का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? मिचोंग का नाम किसने दिया है? म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया। तो जो मिचोंग चक्रवात है उसका नाम किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। म्यांमार के द्वारा दिया गया है मिचोंग चक्रवात का नाम। तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति क्यों शुरू की गई है? सरकार द्वारा दूसरी हरित क्रांति क्यों शुरू की गई है? ऑप्शन देखते हैं। टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही। टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या है? हरित क्रांति चालू हुई है। अर्थव्यवस्था में निर्यात को बढ़ावा देना, नहीं, इसका संबंध हरित क्रांति से नहीं है। तृतीय क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने, तृतीय तो है ही नहीं। हरित क्रांति हमको कहाँ लाता? प्राथमिक सेक्टर की चीज है। स्थायी दृष्टिकोण के साथ औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक नहीं है, कृषि से संबंधित है ना, कृषि क्रांति है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? किसमें लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो किसमें है? अरुणाचल में है। अरुणाचल प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व हमको देखने को मिलता है? तो 17 मिलता है। अरुणाचल के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आ जाता है मिजोरम। मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम। सिक्किम सिक्किम में कितना जनसंख्या घनत्व है? तो 86 है। और चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा मणिपुर। चौथे नंबर पर मणिपुर आ जाता है जिसमें जनसंख्या घनत्व 115 है। और पांचवें नंबर पे आ जाता है नागालैंड, ध्यान रखना है। तो सबसे जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। डेक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में असत्य कथन का पहचान करना है हमको। देखते हैं इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। डेक्कन ट्रैप में हमको किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। ये प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। डेक्कन ट्रैप कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भाग में है। ये चट्टानों में बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। बिल्कुल बेसाल्ट चट्टान है। तो डेक्कन ट्रैप की चट्टान किससे बनी हुई है? तो बेसाल्ट से बनी हुई है। नेक्स्ट, डेक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण आर्य समूह की चट्टानों से हुआ है। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। जो डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है ये क्या हुआ? ज्वालामुखी घटना के फलस्वरूप हुआ है और ये आर्य की चट्टानों से हुआ है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? हमको क्या देखना है? सतपुड़ा क्षेत्र में जो स्थित श्रेणियां हैं उनको पश्चिम से पूर्व लगाना है। तो सबसे पश्चिम में हमको क्या देखने को मिलता है? सबसे पश्चिम में हमको बड़वानी की पहाड़ियां देखने को मिलती है। उसके बाद क्या मिलता है? उसके बाद हमको महादेव हिल्स मिलती है। और महादेव हिल्स के बाद मैकाल श्रेणी मिलती है। ये क्या हो गया? पश्चिम से पूर्व का सही क्रम हो गया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जो बड़वानी की पहाड़ियां हैं वो किस पे है? सतपुड़ा के राजपीपला का भाग है। बड़वानी की पहाड़ियां किसके हैं? राजपीपला का भाग है। राजपीपला का भाग है। और ये राजपीपला किसका है? सतपुड़ा के राजपीपला का भाग है। फिर जो दूसरा महादेव है ये भी सतपुड़ा के दक्षिण भाग में है। महादेव कहाँ है? सतपुड़ा के दक्षिण भाग में है। और मैकाल कहाँ पे है? तो मैकाल कहाँ पे है? ये पूर्वी भाग में है। सतपुड़ा के पूर्वी भाग में क्या है? मैकाल है। इस तरीके से पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या हो जाएगा? बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल श्रेणी।
ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, मध्य प्रदेश की ऋतुओं के संबंध में विचार कीजिए। अब हमको ऋतुओं के संबंध में विचार करना है, कौन सा सत्य है। तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, ये सही हो जाता है। शीत ऋतु में प्रदेश का औसत तापमान 16 डिग्री होता है, नहीं दोस्तों 16 डिग्री नहीं होता, 18 डिग्री सेल्सियस होता है। जो शीत ऋतु होता है, विंटर सीजन होता है, उसमें औसत टेम्परेचर कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा ऋतु को प्रदेश में यूनाला कहा जाता है, नहीं दोस्तों यूनाला नहीं, वर्षा ऋतु में क्या कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं होती है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म को क्या कहा जाता है, तो ग्रीष्म को यूनाला कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। और जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है, चौमासा, चौमासा कहा जाता है। और जो शीत ऋतु होता है दोस्तों, शीत विंटर सीजन होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको सियाला कहा जाता है, उसको सियाला कहा जाता है। अब प्रश्न में क्या दिखा है, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु को क्या कहा जाएगा, चौमासा कहा जाएगा, चौमासा कहा जाएगा। यूनाला किसे कहते हैं, तो ग्रीष्म को कहते हैं, ग्रीष्म को कहते हैं, इसलिए गलत जवाब होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, तो ये सही हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर है कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से ऑप्शन सी 1 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत कोयला भंडार संचित है। तो प्रदेश में देश का 7.7% क्या है, कोयला भंडार संचित है। और ये उत्पादन के लिस्ट में हम देखते हैं, प्रोडक्शन बेस पे उत्पादन की लिस्ट से कौन सी पोजीशन है, उत्पादन की लिस्ट से 4th पोजीशन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रिजो फेरो पद्धति किससे संबंधित है, चावल, सोयाबीन, धान, गेहूं। तो ये सोयाबीन से संबंधित है, रिजो फेरो का संबंध सोयाबीन है। ये क्या करता है, अतिवर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रिच फेरो पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा फार्म। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना कहाँ की गई है। तो पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना कहाँ की गई है, कुकरू खामला बैतूल में बिल्कुल, मामटखेड़ा रतलाम में बिल्कुल। इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो जो पवन ऊर्जा कहाँ पे, कुकरू खामला बैतूल में भी है और मामटखेड़ा रतलाम में भी है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट ये देखते हैं, मध्य प्रदेश के खंडवा तथा खरगोन को सफेद जिले कहा जाता है, बिल्कुल सही, खंडवा और खरगोन को सफेद जिला कहा जाता है। इसका कारण क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण कपास उत्पादन की अत्यधिक मात्रा में होता है। तो कपास अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होने के कारण जो खंडवा खरगोन है उसे क्या कहा जाता है, व्हाइट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, और बीज आर जो है वो ए को व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से निजी क्षेत्र का कागज उद्योग कौन सा है। जो निजी क्षेत्र का कागज उद्योग है कौन सा है, ओरिएंट सिक्योरिटी पेपर मिल, बैंक नोट प्रेस, न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल। ये तीनों कैसे हैं, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। और निजी क्षेत्र का कौन है, ओरिएंट पेपर मिल है। और ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे स्थित है, तो ये अमलाई में स्थित है, अमलाई शहडोल में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, यहाँ पे प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं तथा उससे संबंधित नदियों की सूची मिलाना है हमको। मोहनपुरा परियोजना, तो मोहनपुरा परियोजना किस पे है, तो ये नेवज नदी पे स्थित है। भांडेर परियोजना किस पे है, तो बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे है। मणिखेड़ा बांध कहाँ पे है, तो सिंध नदी पे है, मणिखेड़ा बांध सिंध नदी पे है। और जोबट परियोजना किस पे है, हथनी पे है, जोबट हथनी पे है। एक बार फिर से हम देखते हैं, मोहनपुरा परियोजना किस पे है, मोहनपुरा नेवज नदी पे है। और ये कहाँ पे स्थित है मोहनपुरा परियोजना, ये राजगढ़ में है, राजगढ़ पे है। और नेक्स्ट है भांडेर परियोजना, तो ये किसमें, भांडेर कहाँ, बेतवा नदी पे है। और ये है कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये दतिया में है, दतिया में है। मणिखेड़ा सिंध नदी पे है, और मणिखेड़ा कहाँ पे है, तो शिवपुरी में है, शिवपुरी में है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जोबट परियोजना कहाँ पे है, हथनी में है। और ये कहाँ पे है, ये अलीराजपुर में है, अलीराजपुर। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, A3 B1 C4 D2।
क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? अब यहाँ पे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो महिला साक्षरता पूछ रहा है, महिला साक्षरता को बढ़ते से घटने में देखने हैं हमको। तो महिला साक्षरता अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे महिला साक्षरता, तो भोपाल में हमको सबसे ज्यादा मिलता है, कितने परसेंट मिल जाता है? 74.9% मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है अपने जबलपुर का नंबर, और जबलपुर का जो विमेन लिटरेसी वो कितनी 74.4 है। देन आ जाता है इंदौर, इंदौर का लिटरेसी कितना है? 74% है। इस तरीके से हम देखते हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। अगला देखते हैं 41। इसमें से असत्य युग्म का हमको चयन करना है और देखना है। जी दुर्गाबाई इनका संबंध मद्रास से है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है पूर्णिमा बनर्जी, इनका संबंध संयुक्त प्रांत से है, बिल्कुल सही। पूर्णिमा बनर्जी का संबंध कहाँ से? संयुक्त प्रांत से है। सरोजनी नायडू इनका संबंध कहाँ से है? दोस्तों गलत हो जाता है। सरोजनी नायडू का संबंध कहाँ से है? इनका संबंध बिहार से है। और यहाँ पे असत्य युग में ही पहचानना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू कहाँ से है? बिहार से है। लीला रे कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, ये भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय पूछ रहा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना है। कौन है? किशोर मकवाना। हमने पहले भी देखा 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली सरकार ने ये पदभार ग्रहण किया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किस व्यक्ति ने उप प्रधानमंत्री का कार्यभार नहीं संभाला है? कभी उप प्रधानमंत्री नहीं बने, तो कौन नहीं बने हैं? तो इसमें मोरारजी देसाई, एच डी देवगौड़ा, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान। तो एच डी जो देवगौड़ा है, कभी क्या नहीं रहे? डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम नहीं रहे, डिप्टी पीएम में कभी नहीं रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अब तक जो आजादी से अब तक कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो 8 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान संबंध में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के उपबंधों में शामिल है? दोस्तों थोड़ा टिपिकल प्रश्न हो जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान संबंध में किस अधिनियम के उपबंधों में शामिल है? तो दोस्तों किसमें है? ये 44th अमेंडमेंट में शामिल है। किसमें? 44th अमेंडमेंट में शामिल होता है। और इसमें है क्या? इसमें राष्ट्रपति, इसमें ये ऑर्डर दिया गया 44 अमेंडमेंट में, जो वर्तमान में हमको रिलेशन देखना है। तो इसने कहा कि राष्ट्रपति जो होगा, जब भी आपातकाल, राष्ट्रीय आपात लगाना होगा, तो वह कैबिनेट जो होता है, मंत्रिमंडल से उसको क्या चाहिए? उसको लिखित अनुशंसा चाहिए, लिखित अनुशंसा के बाद ही जारी करेगा, लिखित अनुशंसा के बाद ही जारी करेगा। और ये कहाँ पे है? आर्टिकल 352 की यूज को भी बताया इसमें। 44 में आर्टिकल 352 के बारे में भी बताया, 352। और एक चीज और जान लेते हैं, 44वां संविधान संशोधन कब आया? तो 1978 में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रताएं दी गई हैं और उसको हमको मैच करना है। तो सबसे पहले शुरू से देख लेते हैं, तो एबीसीडी से देखते हैं। तो ए किसके लिए है? ये राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। किसके लिए? स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए ए हो गया, एक्सप्रेशन के लिए ए हो गया। बी किसके लिए? हम पीसफुली असेंबली को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, असेंबली कहीं पे बैठ सकते हैं, असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्वेश्चन और सी क्या है? एसोसिएशन बनाने का। हम कोई भी ग्रुप संगठन बना सकते हैं, लॉफुल एक्टिविटीज के लिए एसोसिएशन बना सकते हैं। और डी किससे संबंधित है? डी हमको मूवमेंट से संबंधित है, एक जगह से दूसरे जगह हम जा सकते हैं, मूवमेंट से संबंधित है जी। और ई किससे है? हमको निवास से, निवास रेसिडेंस से संबंधित है। ई किससे संबंधित है? रेसिडेंस से संबंधित है। और एफ रिलेटेड है। और कौन सा बचा? जी। जी किससे संबंधित है? तो ये कोई भी प्रोफेशन करने का, हम कोई भी अपने मन का प्रोफेशन कर सकते हैं। किसमें है? जी में है। तो जी में क्या है? जी में निवास करने की। यहाँ पे क्या पूछा? सही पूछा। तो जी में हमने देखा किसके लिए है? जी में हमने देखा कोई भी प्रोफेशन करने के लिए, कोई भी पेशा अपनाने के लिए, पेशा है, पेशा करने के लिए। बी में क्या है? बी में हमको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? ए में है। बी में किसमें है? तो बी में हम कोई असेंबली बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं। और ई में क्या है? ई में है व्यापार जीविका की स्वतंत्रता। हम क्या कर सकते हैं? कहीं भी हम व्यापार और जीविका के लिए रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 19 1D। 1D का संबंध किससे है? तो प्रोफेशन से है। ये किससे संबंधित है? प्रोफेशन से संबंधित है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 1E व्यापार एवं जीविका की स्वतंत्रता हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। महान्यायवादी व महाधिवक्ता के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का दोनों जवाब सही होता है। अच्छा, और भी स्टेटमेंट है, इनको भी देख लेते हैं। इनका वर्णन संविधान में क्रम से अनुच्छेद 76 तथा 165 में किया गया, बिल्कुल सही, ये भी सही होता है। महाधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। नहीं दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसमें दिया गया है? आर्टिकल 165 में दिया गया है। 165 में के तहत राज्यपाल करता है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? राज्यपाल। राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति करता है, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो ऑप्शन ये 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट 1 2 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 सही। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल किस अवधि के दौरान राज्यपाल रही? तो सरला अग्रवाल के पीरियड क्या रहा? इसको हम देख लेते हैं। मार्च 1989 से कहां तक रहा? मार्च 1989 से 90 तक, फेब 90 तक। ये क्या था? ये प्रथम महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल जी का काल था। अब क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? रामकिशोर शुक्ला, ये भी विधानसभा के विधान अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रहे। विष्णु विनायक सरवटे, ये नहीं, ये विष्णु विनायक सरवटे नहीं थे। और कौन से थे? श्रीनिवास तिवारी थे, ईश्वर दास रोहाणी थे। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 3 4 1 3 4 ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। इंदौर व ग्वालियर में किस वर्ष मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई थी? तो कब की गई थी? 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 1968 में की गई थी। और डेट क्या होता है? 26 नवंबर 1968 में इंदौर और ग्वालियर में स्थायी खंडपीठ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु किस वेबसाइट का निर्माण किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायत मित्र। पंचायत मित्र कौन सी वेबसाइट है? पंचायत मित्र का उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2001, 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना 26 जनवरी 2001 से प्रारंभ हो गई थी। कब से? 26 जनवरी 2001 से प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, बिल्कुल सही। उड़द में पहला स्थान है, बिल्कुल सही। खाद्यान्न में द्वितीय स्थान है, बिल्कुल सही। और मसाला उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्तों? मसाला में 4th पोजीशन पे हम, चौथा स्थान। और एक और हम बता देते हैं, रेशम उत्पादन में कौन से हैं? रेशम में हम थर्ड है, रेशम में हम थर्ड है। और मसाला में 4th है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? तो दोस्तों, ये कहां पे है? जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 2018 में होती है। और कहां पे? जबलपुर में। तो सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। 54 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सरकार सूचकांक 2020 के अंतर्गत लक्ष्य 1 टारगेट 1 में मध्य प्रदेश के किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो एसडीजी भारत सूचकांक 2020 है, उसके अंतर्गत एसडीजी 1 में है क्या? यह भी ध्यान रखना है आप। लक्ष्य जो टारगेट 1 है, उसमें क्या है? गरीबी की सभी रूपों से गरीबी की समाप्ति, गरीबी से हमको समाप्ति, सभी रूपों से समाप्त होना है। और मध्य प्रदेश को इसमें किसमें रखा गया है? एस्पिरेंट श्रेणी में रखा गया है। किसमें रखा गया है? एस्पिरेंट में रखा गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 कब से प्रभावशील हुई है? तो दोस्तों, जो स्टार्टअप जो पॉलिसी है, वो हमारा लॉन्च कब होती है, किस दिन आती है? तो 23 फरवरी 2022 को लॉन्च होती है। और ये प्रभावशील कब होती है? 25 फरवरी से। प्रभावशील कब होती है? तो 25 फरवरी 2022 से क्या है? प्रभावशील है। और लॉन्च होती है 23 को क्या होती है? स्टार्टअप नीति आती है। और प्रभावशील कब से होती है? 25 फरवरी से होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 को देखते हैं। असत्य कथनों को हमको क्या करना है? चयन करना है। पहला देखते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ नवंबर 2020 को किया गया, बिल्कुल सही। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 कब से? नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना है जिसमें आत्मनिर्भर रोड मैप तैयार किया। दोस्तों, यहीं पे गलत हो जाता है। दूसरा नहीं, मध्य प्रदेश क्या है? पहला राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है? पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर रोड मैप तैयार किया है और उसे प्रभावशाली बनाया है।
नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 4 आधार स्तंभ है। हाँ बिल्कुल, इसके जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसके 4 पिलर हैं और बफर में सफर मुहिम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की भौतिक अवसंरचना का भाग है। इस तरीके से असत्य कथन हम देखते हैं कौन सा है, बी है, क्योंकि हम पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जो आत्मनिर्भर रोड मैप बनाता है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब से लागू हुआ, तो नवंबर 2020 से लागू हुआ, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जिला है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो पन्ना का क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो पन्ना का आंवला है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और क्या है, श्योपुर का क्या है, श्योपुर का अमरूद है, श्योपुर का अमरूद है, इसको भी ध्यान रखना है। सिवनी का क्या है, सिवनी में जीरा शंकर चावल, सिवनी में जीरा शंकर चावल है और सीधी में गलीचा है। एक बार फिर से हम देखते हैं पन्ना किसके लिए फेमस है, आंवला, पन्ना में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आंवला है। श्योपुर में है, श्योपुर में अमरूद है, श्योपुर में अमरूद है। और सिवनी में क्या है, तो सिवनी में जीरा शंकर चावल है और सीधी में क्या है, गलीचा है। इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब हो जाता है A4B3C1D2। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, चिन्नौर का चावल। चिन्नौर का चावल हमने देखा किस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो दोस्तों पहली चीज तो चिन्नौर का चावल कहाँ का है, तो ये बालाघाट जिले में होता है, बालाघाट जिले का जीआई टैग है चिन्नौर का चावल। और एक कृषि उत्पाद है, ध्यान रखना है। और 2021 में इसको जीआई टैग मिलता है। 2000 चिन्नौर का चावल को जीआई टैग कब मिलता है, 2021 में मिलता है, बालाघाट का चिन्नौर का चावल होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, 2022-23 में सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो जो 2022-23 है, 2022-23 का जो है उसमें सर्विस सेक्टर कितना रहा, सर्विस सेक्टर का 9.1%, सेवा क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही, 9.1% रही। और विनिर्माण की कितनी रही, 4.1% की जो वृद्धि वृद्धि रही। 4.1% किसके रहा, विनिर्माण का रहा, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का 4.1% रहा। और एग्रीकल्चर का कितना रहा, 3.5%। कृषि जो है एग्रीकल्चर का कितनी वृद्धि रही, 3.5%। प्रश्न में क्या पूछा हुआ, सेवा क्षेत्र पूछा हुआ, सेवा क्षेत्र में 9.1% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, मनोहरन टीएन मनोहरन समिति का संबंध किससे है। तो ग्राहक सेवा से है, बैंक धोखाधड़ी को रोकने से है, कारपोरेट ऋण संबंधी है, सुरक्षित डिजिटल भुगतान से है। तो किसका है दोस्तों, कारपोरेट ऋणों के संदर्भ में सुझाव देने हेतु लाया गया था टीएन मनोहरन समिति। टीएन मनोहरन समिति कारपोरेट जो लोन है उससे संबंधी है। और ये कब आई थी, तो दोस्तों ये 2019 में आती है, 2019 में आती है टीएन मनोहरन समिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के पास G20 की अध्यक्षता का टाइम पीरियड क्या रहा, का वर्ष कौन सा था। तो हम देखते हैं G20 की अध्यक्षता भारत दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक रहा, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 का G20 का अध्यक्षता भारत के पास रही। आगे देखते हैं ओरोलॉजी का संबंध। ओरोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों, पर्वतों के अध्ययन से, ध्यान रखना, पर्वतों के अध्ययन से ओरोलॉजी का संबंध। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अर्निथोलॉजी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अर्निथोलॉजी कहा जाता है, पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। और स्वप्नों का अध्ययन ओनिरोलॉजी, ओनिरो, ये क्या है, ओनिरो है। और न्यूरोलॉजी क्या है, और न्यूरोलॉजी ये सपनों का अध्ययन है, ध्यान रखना है। और इथनोग्राफी क्या है, इथनोग्राफी, इथनोग्राफी, इथनोग्राफी है, ध्यान रखना है आपको। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृत का अध्ययन, किसी विशिष्ट संस्कृत का अध्ययन क्या है, इथनोग्राफी है। पक्षियों का अध्ययन क्या है, अर्निथोलॉजी है। सपनों का अध्ययन क्या है, ओनिरोलॉजी है। और पर्वतों का अध्ययन क्या है, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी क्या है, पर्वतों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अब आ जाते हैं 63 में, आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। PSLV C56, C57, C54, C55। तो दोस्तों जो आदित्य L1 है वो C57 से, PSLV C57 से प्रक्षेपित किया जाता है। और कहा, हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 का परीक्षण किया जाता है, प्रक्षेपण किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो जो विक्रम साराभाई केंद्र की स्थापना 1963 में हुई थी, कब होती है, 1963 में होती है। और होती कहाँ, तिरुवनंतपुरम में होती है, तिरुवनंतपुरम में होती है वीएसएससी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कथन दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है हमें। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उसका जो पिछला भाग होता है उसी से हमारा क्या बनता है, मेरुरज्जा बनता है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है
श्रावण होता है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, ये भी सही जवाब होगा। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, बिल्कुल सही। सेरिब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, ये भी स्टेटमेंट सही होता है। इस तरीके से हम देखते हैं तीनों स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। घुलनशील का जब आता है तो वसा में घुलनशील और फैट में और वाटर, वाटर सोलूबल और फैट सोलूबल। तो जो वाटर में होती है वो कौन सी है? बी और सी है। और जो फैट में होती है, फैट में घुलनशील होती है, कौन सी होती है वो ए डी ई के। ये किस में होती है? फैट में घुलनशील होती है। और जो वाटर में होती है वो बी और सी होती है। तो प्रश्न में वाटर पूछा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य पोषण नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हमको पता है, यहाँ पे फैक्ट ये भी ध्यान रखना है, राज्य पोषण नीति कब आई? 2020 में आई है। जो हमारा लक्ष्य क्या पूछ रहा है? कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य हमारा क्या है? 2030 है। 2030 तक हमको कुपोषण की समाप्ति करना है। और साथ में किशोरियों को जो एनीमिया होती है उसको भी 25% तक कम करना है। और किसको? एनीमिया, एनीमिया को क्या करना है? 25% तक कम करना है, कम करना है। किसमें? राज्य पोषण नीति 2020 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्णांधता में व्यक्ति किन दो रंगों में भेद नहीं कर पाता? तो जो वर्णांधता होती है उसमें व्यक्ति लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और जो इसमें प्रभावित होता है वो मेल होता है, प्रभावित मेल होता है। वेक्टर कौन होता है? वाहक कौन होती है? वाहक जो हमेशा होती है स्त्री होती है, फीमेल वाहक होती है। और जो प्रभावित होता है, प्रभावित होता है वो कौन होता है? मेल होता है। इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। टिटनेस, टिटनेस कहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ? बीमारी है और कौन सी अंग को प्रभावित करती है वो देखना है। तो टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तो टिटनेस हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। और कालाजार, कालाजार जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। किसको? अस्थि मज्जा को। और क्षय रोग जो है, क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? दोस्तों यहाँ पे तो ये गलत लिख रखा है, क्षय रोग फेफड़ा नहीं, ये क्या हो जाएगा? क्षय रोग जो हमारा टीबी होता है वो लीवर को प्रभावित करता है। और पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। एक बार इंग्लिश में देखते हैं, इधर सही है क्या? जो टेटनेस होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। ब्लैक फीवर बोन मैरो को करता है। ट्यूबरक्लोसिस लंग, यहाँ भी गलत है दोस्तों, कि लंग नहीं, किसको? ट्यूबरक्लोसिस लीवर को इम्पैक्ट करता है। एनपायरिया गम को इम्पैक्ट करती है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो एक तो ऑप्शन ही गलत है, फेफड़ा ना होके यहाँ पे लीवर होना चाहिए, बट और तीन कहाँ से मैच हो रहे हैं? तो सी ऑप्शन से मैच हो रहे हैं, सी ऑप्शन से मैच हो रहे हैं। ध्यान रखना है, जो क्षय रोग होगा वो फेफड़ा नहीं, वो लीवर को इम्पैक्ट करता है। अब आते हैं, बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। एसडीजी 7 का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों एसडीजी 7 क्या है? एसडीजी 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। क्या है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा एसडीजी 7 है। साफ पानी और स्वच्छता, साफ पानी और स्वच्छता क्या है? एसडीजी 6 है। ये क्या है? एसडीजी 6 है। असमानता में कमी, तो असमानता में कमी दोस्तों क्या है? एसडीजी 10 है। इसको भी ध्यान रखना है। एसडीजी अब आपके सिलेबस में आ गया है, एसडीजी, इसको ध्यान रखना है। और अच्छा काम और आर्थिक विकास क्या है? ये एसडीजी 8 है, एसडीजी 8 है, ध्यान रखना। इस तरीके से हम यहाँ पे 4 एसडीजी देख रहे हैं। साफ पानी और स्वच्छता एसडीजी 6 है। पानी और स्वच्छता जो एसडीजी 6 में है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7 में है। अच्छा काम और आर्थिक विकास 8 में है। असमानता में कमी एसडीजी 10 में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। इसमें से सही युग्म का चयन करना है। शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है दोस्तों? तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तमिलनाडु ना होके कहाँ पे है? ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और दिहांग दिवांग, ये भी गलत है दोस्तों। दिहांग दिवांग कहाँ पे है? अरुणाचल में है। दिहांग दिवांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। मानस कहाँ पे है? ये भी गलत है दोस्तों। मानस कहाँ पे है? असम में है, असम में है, असम में है मानस। और नोक्रेक कहाँ पे? मेघालय में। यही क्या हो जाता है? सही हो जाता है, नोक्रेक मेघालय में। अब ध्यान रखना आपको, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, दिहांग दिवांग कहाँ? अरुणाचल में, मानस कहाँ पे है? असम में, और नोक्रेक कहाँ? मेघालय में। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 72 देखते हैं, रीसा ये किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल में जीआई टैग मिला है? जी, पहली चीज ये पता होना चाहिए, रीशा क्या है? एक आदिवासी पोशाक है और इसे जीआई टैग मिला है। और एक कहाँ का है दोस्तों? तो मणिपुर का, मणिपुर का है, अंग वस्त्र है मणिपुर का रीशा। अब 73 की ओर बढ़ते हैं। खसरा और रुबेला रोग रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों भारत को मिला है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला हुआ है।
74 को देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है और ये किसके द्वारा? सेना के द्वारा चालू किया गया है। सेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ किया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। 75 को देखते हैं हम, भारत में 43वें अंटार्कटिक अभियान में 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन दो देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो जो हमारा अंटार्कटिक अभियान है उसमें मॉरिशस और बांग्लादेश, किसके? मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। और ये कौन सा था? 43rd है। ऑप्शन डी हो जाएगा मॉरिशस एवं बांग्लादेश। 76 देखते हैं, मूडीज ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमान किया है? जो मूडीज है, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8%। कितना है? 6.8। मूडीज के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 कितनी होगी? 6.8% होगी। 77 देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय के बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो पर्यटन मंत्रालय का बेस्ट टूरिज्म विलेज है उसमें मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने 2 अवार्ड जीते। मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म विलेज है 2 अवार्ड जीता है। नेक्स्ट 78 देखते हैं, प्रगति दुबे का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो प्रगति दुबे का संबंध किससे है? शूटिंग से है। शूटिंग से है। प्रगति दुबे का संबंध शूटिंग से है। और ये कहाँ की है? तो रायसेन जिले, रायसेन। ये शूटिंग क्या है? इनका स्पोर्ट्स है और रायसेन जिले से संबंधित है। किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना B2B में आता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस में आता है। बिजनेस टू बिजनेस में आता है। तो 80 का डी हो जाएगा। डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो डोमेन नेम में मैक्सिमम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं और एक कैरेक्टर संख्या अक्षर कुछ भी हो सकता है पर टोटल 64 ही होंगे। नेक्स्ट 82 देखते हैं, वाईफाई कॉलिंग किस तकनीक पर कार्य करता है? तो दोस्तों वाईफाई कॉलिंग किस पे काम करता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है। किस में करता है? ऑप्शन सी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में करता है। किस पे करता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में वाईफाई कॉलिंग काम करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। भारत में पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी के संबंध में कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन है उसको देखना है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर आधारित लक्ष्मी जो है एआई बेस्ड है, उपभोक्ताओं के साथ जीवंत वार्तालाप करने में सक्षम है और ये अंग्रेजी भाषा में 125 से अधिक विषयों से जुड़े सवालों का जवाब दे सकता है। तो बिल्कुल सही है ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो क्या है, एआई जो है किस पे है? जो एआई का एप्लीकेशन है लक्ष्मी, ये जो उपभोक्ता होता है कस्टमर से डायरेक्ट वार्तालाप कर सकता है और अंग्रेजी भाषा में 125 से अधिक विषयों से जुड़े सवाल को जवाब दे सकता है। नेक्स्ट, इसे 2016 में कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ? कुंभकोणम के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाते हैं। 84 देखते हैं, ब्लैक हैट हैकर है। क्या है ब्लैक हैट हैकर? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ से दूषित इराकों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। जो क्या करता है? व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। वो क्या है? ब्लैक हैट हैकर। नेक्स्ट 85 को देखते हैं, डीप फेक तकनीकी का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो डीप फेक तकनीकी का उपयोग किसमें किया जाता है? फेक वीडियो बनाने में। फेक वीडियो बनाने में किया जाता है और फेक वीडियो बनाने में, ऑडियो बनाने में और किसके लिए किया जाता है? ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या किस लिए आया है? इसका यूज है कि अगर कोई व्यक्ति एक खो गया है लंबी समय के बाद उसको पहचानने की क्षमता रखता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। पर वर्तमान में उपयोग किसमें ज्यादा हो रहा है? तो फेक वीडियो बनाने में। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन है? तो ये हो जाएगा सोफिया। ये कहाँ का है? ये हांगकांग द्वारा निर्मित सबसे उन्नत मानव रोबोट है। इसे सऊदी अरब द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, ध्यान रखना है। और एटलस किसका है? एटलस को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये क्या काम करता है? आग में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाल सकता है एटलस। दक्ष क्या है? दक्ष को भी किसने डेवलप किया है? तो डीआरडीओ ने डेवलप किया। दक्ष का यूज किया है, एक तरह से सैन्य रोबोट है जो बम डिफ्यूज करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट, ओशियन को किसने डेवलप किया है? स्टैनफोर्ड रोबोटिक्स द्वारा विकसित है। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड रोबोटिक्स द्वारा ये क्या है? डेवलप्ड है। ये समुद्र में कोरल रीफ और अन्य गहरे पानी में खोजबीन के लिए बनाया गया है ओशियन को। यहाँ पे पूछा गया है इंदौर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला कौन है? सोफिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ क्या है? तो दोस्तों ये रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है। साइबर नाइफ क्या है? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है। एक ट्यूमर के उपचार इससे किया जाता है। इसके अनेक वर्जन है और अभी वर्तमान में 2021
23 21 से 23 तक का कौन सा रहा? 7 सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो रोबोट द्वारा सर्जरी को क्या कहते हैं? साइबर नाइफ कहते हैं। देश में प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वैधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो देश में जो प्रथम रोबोटिक वैधशाला है वो उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई। तो ऑप्शन ए क्या सही जवाब होगा, और मध्य प्रदेश के कहाँ पे? उज्जैन में स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, एसएमटीपी का सही पूर्ण रूप क्या है? एसएमटीपी क्या है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही इस प्रश्न एसएमटीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, 1930 में जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश की किस जनजाति क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1930 के जंगल सत्याग्रह में कौन निभाया था? इसमें से गंजन सिंह कुरकू ने निभाया था। इसमें कहाँ पे? घोड़ा डोगरी, जो बैतूल का घोड़ा डोगरी एरिया है, यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था, घोड़ा डोगरी से नेतृत्व किया था जंगल सत्याग्रह का। और कहाँ पे हुआ था? टूरिया जंगल सत्याग्रह भी हुआ था, ध्यान रखना है। वो कहाँ पे हुआ था? टूरिया कहाँ पे हुआ था? इस सिवनी जिला में हुआ था। घोड़ा डोगरी कहाँ पे है? ये बैतूल जिला में है। इसके नेतृत्व गंजन सिंह कुरकू ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में सही नहीं है? गोंड जनजाति गुदना प्रिय होती है, बिल्कुल सही, गुदना प्रिय होती है। भगोरिया का हाथ का संबंध किससे है? भील जनजाति से, बिल्कुल सही। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति करते हैं, बिल्कुल सही है। और बैगा जनजाति लोहासुर की पूजा कौन करता? अगरिया, अगरिया करते हैं, अगरिया लोहासुर की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं 92 की तरफ, मालवा चित्रकला। मालवा चित्रकला कौन सी है? तो सबनाही मालवा चित्रकला है। निमाड़ का कौन सा है? संजाफुली किसकी है? निमाड़ की है। बुंदेलखंड की चित्रकला कौन सी है? मामूलिया और बघेलखंड की तिलंका। इस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन ए सही हो जाता है, A2 B2 C3 D4। 93 में बढ़ते हैं, आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों को के महिला जो मुखिया है उनके बैंक खाते में कितनी राशि भेजी जाती है? कितनी राशि जमा होती है? तो उनके बैंक खातों में 1000 रुपए जमा होती है। 1000 रुपए अनुदान योजना के तहत, आहार अनुदान योजना के तहत 1000 रुपए जमा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये किसकी? आदिवासी लोक कला के लिए कौन सा? तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है, तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रास रावला और राज बधाया नृत्य किस क्षेत्र में है? रास रावला राज बधाया नृत्य किस में है? तो ये कहाँ पे देखने को मिल जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में मिल जाता है, बुंदेलखंड में रास रावला राज बधाया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 96 है, मालवी बोली को किस भाषाविद ने दक्षिणी राजस्थानी कहा है? तो दक्षिणी राजस्थानी किसने कहा? तो धीरेन्द्र वर्मा ने मालवा को दक्षिणी राजस्थानी कहा है। क्या कहा है? मालवा की जो भाषा है, मालवी जो भाषा है, उसको दक्षिण राजस्थानी कहा है, दक्षिण राजस्थानी कहा है। इसने कहा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लरुकाज किस जनजाति का मुख्य पर्व है? जो लरुकाज है किसकी है? गोंड जनजाति का। गोंड लरुकाज प्रश्न पूछ रहा है, लरुकाज किसका है? तो ये गोंड जनजाति का है, गोंड जनजाति का है। लरुकाज कहाँ का है? गोंड जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र में काठी नृत्य को जो देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है, काठी माता की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? जो काठी माता की उपासना करते हैं उनको कौन सा है? क्या कहा जाता है? तो उनको रजुल्ला कहा जाता है। जो काठी, पहली चीज ध्यान रखना है, निमाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य जो देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है। तो पहली चीज, काठी नृत्य कहाँ किया जाता है? निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, पार्वती की उपासना के लिए किया जाता है। और काठी माता की उपासना करने वाले को क्या, जो काठी माता की उपासना करता है उनको रजुल्ला कहते हैं, उनको रजुल्ला कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। 99, क्वेश्चन नंबर 99, गाबो तथा कपो का संबंध किस शिल्प से है? तो गाबो तथा कपो का संबंध किससे है? धातु शिल्प से है। किससे? धातु शिल्प से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा धातु शिल्प। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पर्व या त्योहार जिसमें महिलाएं एरावत हाथी की पूजा करती हैं। तो एरावत हाथी की पूजा किसमें करती हैं? तो एरावत हाथी की पूजा महालक्ष्मी अष्टमी के दिन करती हैं, महालक्ष्मी अष्टमी के दिन करती हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।